नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने वितान पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 अतीत में दबे पांव पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, मैंने अपने पिछले भागों में अतीत में दबे पांव इसके बारे में बताया था कि इसमें लेखक ने ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है और यह रचना ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। पाठ में जैसे कि पहले बताया गया है कि यह पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था और खुदाई में प्राप्त मोहरें, इमारतें, खिलौने व बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर नियोजन अति उत्तम है और मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो करीब 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर इस स्तूप को आकार दिया गया। यहाँ पर लेखक ने बताया जैसे कि इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी और यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। यहाँ पे उस संपन्न वर्ग की बस्तियां भी थी, लेकिन निम्न वर्ग की बस्तियां शायद इतनी मजबूत नहीं बनी होंगी कि जो 5000 सालों तक टिक सकें। इसलिए इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं, जो पूर्णतः तो नहीं फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी दे रही हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है और ऐसा माना जाता है कि वह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान या जब किसी अनुष्ठान को करना होगा तो उसी का अंग यहाँ रहा होगा। अब फसल के ऊपर है। विद्वानों का मानना है इस नगर के लोग मूलतः खेतियर और पशुपालक ही थे। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चने, कपास, खजूर, खरबूजा, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे और बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। जल व्यवस्था कैसी थी? अति उत्तम, क्योंकि पानी के निकासी के उचित प्रबंध के कारण ही किसी भी रूप में यहाँ बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ नालियाँ उचित रूप से ढकी हुई थी। नालियाँ ऊपर से भी ढकी हुई थी ताकि जो है गंदगी ऊपर तक ना आए। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था, जिनकी संख्या 700 के लगभग थी। इस तरह आपने देखा कि वहाँ पे पानी से लेके फसल से लेके हर चीज़ की व्यवस्था जो है अति उत्तम थी। आगे लेखक बढ़ते हुए कहते हैं कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ फिश माना जा सकता है। लेखक क्या कह रहा है?
उत्तर पूर्व में एक इमारत है जो बहुत लंबी सी दिखाई देते हैं, उसका अवशेष वहाँ पर दिखाई देता है, जिसके उस इमारत के बीचों बीच में एक खुला सा आंगन है और जिसके तीनों तरफ बरामदे हैं। पुरातत्व के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं क्या होती थी, सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे क्या कहा जा सकता है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। और दक्षिण में एक और भग्न इमारत, भग्न मतलब टूटी हुई, दक्षिण में क्या है, भग्न इमारत, एक टूटी सी इमारत है और इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह राज्य, अभी मैंने बताया था कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसीलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। गढ़ के 4 दीवारी लांघ करके जब लेखक बस्तियों की तरफ जाते हैं तो उन्हें लगा कि वो क्या है, छोटे छोटे टीलों पर बनी हुई, इसीलिए उसको नीचा नगर कहा जाता है। और खुदाई की प्रक्रिया में जो टीले थे उनका आकार और घट गया और कहीं कहीं तो वे जमीन से जाकर के ही मिले, उनका आकार घटते घटते जमीन तक आ गया है। अब बस्ती के जो कुएं हैं उनको देख कर के क्या लगता है, मानो धरती छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, ऐसे नीचे नीचे ही वो दिखाई पड़ते हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, मतलब इसके विपरीत ही था वहाँ, यानी बड़े बड़े चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। मोहनजोदड़ो में जो सभी खंडर जहाँ खुदाई करने वाले पुरातत्ववेता गए उनको एक नाम से पुकारा जाता है, जैसे डीके कौन, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, डीके हल्का बोला जाता है, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट क्या है, यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती है। अब यहाँ आधा मील बची है, इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। इतनी चौड़ी सड़कें वहाँ पे थी कि 2 बैलगाड़ियां आराम से आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। क्या बताया लेखक ने कि वहाँ पे जो खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेता हैं उनके नाम वहाँ पे संक्षिप्त रूप में रख दिए गए हैं। डीके क्षेत्र उनको बोला जाएगा, तो डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ का क्या वर्णन है कि लंबी सड़क है, मानो कि पूरे शहर को नाप रही है, लेकिन अब यह आधा मील ही बची है। और चौड़ाई कितनी है, 33 फुट। 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य वहाँ मिले, लेकिन लगता है कि सबसे चौड़ी वहाँ पे बैलगाड़ी ही रही होगी। और सड़कों में 2 बैलगाड़ियाँ, इतनी चौड़ी सड़क थी कि 2 बैलगाड़ियाँ आसानी से आ जा सकती हैं। और सड़क कहाँ तक पहुँचती है, जहाँ कभी बाजार रहा होगा। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों में सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता,
उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। बताया था ना कि चंडीगढ़ में भी उसी तरह की शैली का प्रयोग हुआ है। तो जो सड़क का वर्णन किया गया था, उस सड़क के दोनों ओर जो घर हैं, उसमें घरों की सिर्फ क्या है, पिछवाड़ा ही उसका दिखाई देता, पीठ दिखाई देती है, लेकिन कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे कहाँ हैं? अंदर गलियों में ही। और लेखक बता रहा है कि चंडीगढ़ में भी यही शैली का प्रयोग किया गया था। आपको किसी भी घर में जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। तो क्या लेखक अनुमान लगाता है कि कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कि कविता में से कविता निकलती है। कैसे? तो इसी तरह से कलाओं की तरह वास्तुकला भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। चेतन अवचेतन माना हमने कोई चीज़ देखी, कोई दृश्य देखा, तो वह हमारे मन के अवचेतन में आ जाएगा और फिर हम उसी के आधार पर वह कार्य कर लेते हैं। तो कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसी सफर करती होगी, लेखक कह रहा है। जो ढकी हुई नालियाँ वह मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। यह बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही अच्छा नियोजन रूप दिखाई देता है कि सड़क की ढकी हुई नालियाँ सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। नालियाँ कैसी हैं? लेकिन ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है और हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं पर वे खुली हैं, परंतु ज़्यादातर बंद ही हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है कि नालियाँ बाहर की तरफ नहीं खुली हुई हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं। तो इससे जो है ये मालूम होता है कि वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। जो छोटी सड़कें हैं वो 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध, और ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञान संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। इसके आधार पे क्या है? नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। तो क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है? लेखक कहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? कुएं, कुंड, जो स्नानागार बने हैं और बेजोड़ पानी निकासी। पानी निकासी बने जो पानी निकालने की जो व्यवस्था है वह कितने सुनियोजित ढंग से की गई है। कुंड है, कुंड में सामूहिक स्नान हो सकता है। कुएं जो बनाए गए वो अति उत्तम है। और स्नानागार जो घर बना हुआ है, जो सामुदायिक स्थान है, उसके प्रत्येक कमरे में स्नानगार है। और तो इस आधार पे क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है? लेखक यह कह रहा है। तो जो आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं इसी के आगे भाग को लेकर के आपको बताऊंगी।